हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का एक और मॉडल पेपर। तो दोस्तों हम देखेंगे कि हम इसमें कितना हल कर लेते हैं। दोस्तों इसमें हमारे 75 प्रश्न रहेंगे, 75 क्वेश्चंस रहेंगे और हम इनको 90 मिनट का इसमें समय रहेगा जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। और हम देखते हैं कि आखिरकार हमने अभी तक कितनी तैयारी कर ली है जिसके आधार पर हम पेपर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा इससे एनालिसिस भी हो जाएगा कि आखिर हम अपना कितना पेपर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस जाति ने उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों बात करें अगर वैदिक काल की, तो वैदिक काल में शिक्षा पर पूर्ण अधिकार जो था वो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों का था, लेकिन इसमें ब्राह्मण शिक्षा देते थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। महाभारत को, रामायण को, वेद को या फिर गीता को। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेद को। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला, मिथिला, काशी या फिर प्रयाग। तो दोस्तों वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रारंभिक वैदिक काल में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था वो हमारा था तक्षशिला। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स का। हमारा अगला प्रश्न है, तक्षशिला की स्थापना की गई थी भरत द्वारा, पांडवों द्वारा, अशोक द्वारा या फिर बिंदुसार द्वारा। तो दोस्तों तक्षशिला की जो स्थापना है वो भरत द्वारा की गई थी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरत द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी कौन सी भाषा थी। प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या फिर हिंदी भाषा। तो दोस्तों हम बात करें कि बौद्ध काल में जो हमारे ग्रंथ लिखे गए थे वो सब पाली भाषा में मिलते हैं हमें। दोस्तों ग्रंथ हमें पाली भाषा में मिलते हैं, लेकिन जो उस समय शिक्षा का माध्यम था वो पाली भाषा या फिर प्राकृत भाषा। तो दोस्तों ये जो प्राकृत भाषा है ये संस्कृत का बिगड़ा रूप था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों होता था। दोस्तों होता इसलिए था क्योंकि वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में लोग संस्कृत भाषा को जानते थे और शिक्षा का माध्यम हमारा संस्कृत भाषा ही थी। जब संस्कृत भाषा उधर थी तो जैसे ही बौद्ध काल प्रारंभ हुआ तो क्या था कि लोगों को पाली भाषा की जानकारी नहीं थी। जब पाली भाषा की जानकारी नहीं थी तो लोग संस्कृत के बिगड़े रूप में को ही यूज करने लगे। तो दोस्तों हमारा जो प्राकृत भाषा है ये संस्कृत का बिगड़ा रूप है। तो दोस्तों यही बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम बन गई थी लोगों के लिए। लेकिन अगर बात की जाए ग्रंथों की तो ग्रंथ हमारी पाली भाषा में मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तो विश्व का कौन सा प्रथम विश्वविद्यालय, नालंदा, मिथिला, तक्षशिला या फिर वल्लभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय संस्कार किस आयु में होता था। 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में या फिर 8 वर्ष में। तो दोस्तों विस्मल्ला संस्कार जो है ये संस्कार जो है ये है मध्यकाल की शिक्षा से रिलेटेड। तो दोस्तों ये होता कब था, जब शिक्षा प्रारंभ होती थी तब ये विस्मल्ला संस्कार होता था। ये दोस्तों बच्चे की उम्र जब 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी उस समय ये संस्कार होता था। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मदरसा ए मौजी इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों मदरसा ए मौजी ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों मदरसा ए मौजी जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। लॉर्ड मिंटो ने, जोनाथन डंकन ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो दोस्तों बात की जा रही है फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो दोस्तों की थी हमारी लॉर्ड वेलेस्ली ने। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस वर्ष आई। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, सन 1600 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1600। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले किस वर्ष भारत आए। लॉर्ड मैकाले जो थे वो किस वर्ष भारत आए। 1836 में, 1837 में, 1834 में या फिर 1835 में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो उस समय हमारे यहाँ गवर्नर थे। जो गवर्नर थे तो उनके ये कार्यकाल में जब आए
तो ये भारत में एक कानूनी सदस्य बनकर आए थे, जिन्हें हम विधि सदस्य भी कहते हैं। और ये दोस्तों आए थे 1834 में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1834 में। हमारा अगला प्रश्न है, मैकाले दृढ़ समर्थक था। आखिर में मैकाले किस भाषा का समर्थक था? फ्रेंच भाषा का, अंग्रेजी का, स्पेनिश का या फिर चीनी भाषा का? तो दोस्तों मैकाले जो था वो अंग्रेजी भाषा का दृढ़ समर्थक था और अंग्रेजी भाषा का ये प्रकांड विद्वान भी था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मैकाले ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों जो लॉर्ड मैकाले था, तो लॉर्ड मैकाले के समय में, लॉर्ड मैकाले जब भारत आया था उस समय हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। तो दोस्तों विलियम बेंटिक ने ही लॉर्ड मैकाले को भारत में बुलाया था। तो दोस्तों जब लॉर्ड मैकाले आए तो लॉर्ड मैकाले ने अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको दी? वो दी विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक को कब दी? 1835 में। ठीक है दोस्तों, 1835 में मैकाले ने अपनी रिपोर्ट विलियम बेंटिक को सौंप दी। हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के पश्चात ब्रिटिश संसद अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करती है? 12 वर्षों के पश्चात, 20 वर्षों के पश्चात, 15 वर्षों के पश्चात, 10 वर्षों के पश्चात? तो दोस्तों ब्रिटिश जो संसद है वो अपना जो घोषणा पत्र है वो 20 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत करती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सर विलियम एडम ने अपनी कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो दोस्तों जो सर विलियम एडम थे जो उन्होंने अपनी 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की। 3 रिपोर्ट प्रस्तुत कब कब की? एक की सन 1935 में, एक की 36 में और एक की 38 में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सर विलियम एडम ने अपनी तृतीय रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1834 में, 1835 में, 1836 में, 1837 में? तो दोस्तों हमारे इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, इसमें आंसर होना चाहिए था 1838 में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले एवं सर विलियम बेंटिक की रिपोर्टों का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों जब लॉर्ड मैकाले भारत आए शिक्षा कानूनी सदस्य बनकर, तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो रिपोर्ट इन्होंने विलियम बेंटिक को दी। और विलियम बेंटिक हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे। दोस्तों उसी समय होता क्या है कि 1835 में लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। जब लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो क्या हुआ कि इन्होंने सन 1835 में विलियम बेंटिक ने इन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड मैकाले एवं सर विलियम बेंटिक की रिपोर्ट का अध्ययन किसने किया? तो दोस्तों अध्ययन किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड ऑकलैंड ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1854 में शिक्षा नीति किसने घोषित की थी? ऑकलैंड ने, लॉर्ड मैकाले ने, विलियम बेंटिक ने या फिर चार्ल्स वुड ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स वुड ने। हमारा अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड का सबसे बड़ा योगदान था विश्वविद्यालय की स्थापना, निःशुल्क शिक्षा, हॉस्टल सुविधा, सहायता अनुदान व्यवस्था। तो दोस्तों जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने सहायता अनुदान की व्यवस्था की, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की और विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो यही था कि विश्वविद्यालय की स्थापना करवाना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1852 में, 1717 में, 1882 में, 1802 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1882 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1880 में किसे भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय नियुक्त किया गया? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को? तो दोस्तों 1880 में भारत का जो गवर्नर जनरल एवं वायसराय जो था उसे वो लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में एक जो था वो कितने दिनों तक चला? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? तो दोस्तों शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 है ये हमारा चला था 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड चार्ल्स वुड ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्री प्राइमरी की शुरुआत किसने की? ईसाई मिशनरियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, गोखले ने या फिर गांधी जी ने? तो दोस्तों भारत में प्री प्राइमरी की जो सुविधा है, जो शुरुआत है वो की थी ईसाई मिशनरियों ने। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है,
वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी? डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा, गोखले जी के द्वारा, तिलक द्वारा या फिर गांधी जी द्वारा? तो दोस्तों जो वर्धा शिक्षा योजना है वो गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1921, 1917, 1922 या फिर 1934? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया? बात की जा रही है दोस्तों पाठ्यक्रम की, ना कि माध्यमिक शिक्षा की। अगर बात माध्यमिक शिक्षा की करते तो वो 2 वर्गों में विभाजित किया था। बात की जा रही है पाठ्यक्रम की, तो दोस्तों पाठ्यक्रम को जो विभाजित किया था वो 7 वर्गों में विभाजित किया था। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्गों में। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मूल रूप से किस स्तर के विद्यालयों के संवर्धन से मतलब था? प्राथमिक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या फिर माध्यमिक? तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था, यानी कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक इसमें दोनों थी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया? बात की जा रही है दोस्तों पाठ्यक्रम की, ना कि माध्यमिक शिक्षा की। अगर बात माध्यमिक शिक्षा की करते तो वो 2 वर्गों में विभाजित किया था। बात की जा रही है पाठ्यक्रम की, तो दोस्तों पाठ्यक्रम को जो विभाजित किया था वो 7 वर्गों में विभाजित किया था। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्गों में। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मूल रूप से किस स्तर के विद्यालयों के संवर्धन से मतलब था? प्राथमिक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या फिर माध्यमिक? तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था, यानी कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक इसमें दोनों थी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दी गई? तो दोस्तों इसके बारे में कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों इसकी जो पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसमें जो अनुमान है वो दोस्तों 50,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना को सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ताराचंद समिति ने, राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या फिर कोठारी आयोग ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताराचंद समिति ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रौढ़ शिक्षा का स्थानांतरण सामाजिक शिक्षा में किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल सक्सेना समिति द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, गांधी जी द्वारा, नेहरू जी द्वारा? तो दोस्तों इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये मोतीलाल ना होकर के दोस्तों ये मोहनलाल है। ठीक है दोस्तों, इसको आप सही कर लेना, ये मोहनलाल सक्सेना समिति थी। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत भारत में की? तो दोस्तों मैसूर, मेरठ, दिल्ली या राजस्थान? तो दोस्तों सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो की थी दिल्ली ने। दिल्ली में कौन सा है? दिल्ली में हमारा इग्नू है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई? तो अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई? 1969 में, 1979 में, 1989 में, 1999 में? तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर है 1969 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस विद्यालय के विद्यार्थियों किस प्रकार के विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था सन 1854 की शिक्षा नीति में की गई? केवल मिशनरी स्कूलों के लिए, केवल कंपनी के स्कूलों के लिए, केवल देसी स्कूलों के लिए, सभी प्रकार के स्कूल? तो दोस्तों ये जो व्यवस्था थी अनुदान की व्यवस्था ये सभी प्रकार के स्कूलों के लिए की गई थी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? सिराज ए हिंद का नाम शाहजहां द्वारा दिया गया था। तो दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद या फिर जौनपुर? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान का शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? तो दोस्तों बौद्ध काल में जो चिकित्सा विज्ञान का जो शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो हमारा था वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है किस प्रांत में लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास या फिर बंगाल? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो बिहार में की थी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में कितने विषयों की सिफारिश की थी? बात की जा रही है कि कितने विषयों की? तो दोस्तों 7 विषयों की सिफारिश की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा जो आयोग था उसने जो आय जो थी उस आय का 8% व्यय 8%
राष्ट्रीय बजट का व्यय करने का सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना 1985, 1986, 1987, 1988। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1985 में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म का भारत में उदय कब हुआ? 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व या फिर 800 ईसा पूर्व? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में हुआ था ना, तो इसलिए 600 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का शिक्षा के माध्यमिक स्तर के बारे में क्या सुझाव था? अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा या फिर कोई सुझाव नहीं? तो दोस्तों हमारे इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा का सुझाव था हंटर आयोग का माध्यमिक शिक्षा के स्तर में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? विवेकानंद ने, गोखले ने, गांधी जी ने या फिर अरविंदो ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी गांधी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 1918, 1857, 1921, 1889? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1897। तो दोस्तों मैं बता दूं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय तीनों की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मारिया मॉन्टेसरी भारत में प्रथम बार कब आई? तो दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी जो थी वो कब आई? 1937, 1939, 1947, 1951? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत में प्रथम बार आई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्तर के लिए लागू की गई, कब लागू की गई? 1986 में, 1987 में, 1992 में, 1995 में? तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड था वो 1986 में शुरू किया गया। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सार्जेंट योजना कितनी अवधि के लिए थी? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो दोस्तों जो सार्जेंट योजना थी वो 40 वर्षों के लिए थी, जिसे 16 वर्ष में ही कंप्लीट कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न था दोस्तों, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? 1852 में, 1854 में, 1847 में, 1875 में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1854 में। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन सा संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के समय आवश्यक होता था? समावर्तन, उपनयन, बिस्मिल्लाह, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वैदिक काल की बात की जा रही है तो उपनयन संस्कार होता था। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो दोस्तों गांधी जी के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा है वो हमारी कितने वर्ष के लिए होनी चाहिए? बात की जा रही है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा की। तो प्राथमिक शिक्षा जो हमारी होती है वो दोस्तों कितने वर्ष तक होनी चाहिए? तो वो हमारी होनी चाहिए 5 वर्ष तक। हमारा ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ी शिक्षा परिषद की सिल्वर जुबली कहाँ मनाई गई? तो दोस्तों सूरत में, वर्धा में, जयपुर में या फिर दिल्ली में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया? भारतीय शिक्षा आयोग ने, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। हम इसे सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको किसके नाम से जानते हैं? सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मैकाले की नियुक्ति परिषद में किस पद पर हुई थी? सदस्य, शिक्षा सलाहकार, वित्त सलाहकार, कानूनी सदस्य? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी कानूनी सदस्य के रूप में हुई थी। हमने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सामाजिक शिक्षा का नाम पुनः प्रौढ़ शिक्षा किया? राधाकृष्णन आयोग ने, सैडलर आयोग ने, कोठारी आयोग ने या फिर मुदालियर आयोग ने? तो दोस्तों किस आयोग ने सामाजिक शिक्षा का नाम पुनः प्रौढ़ शिक्षा किया था? तो दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग ने। हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रौढ़ विकास के लिए विकास की कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों इसका भी आंसर करेक्ट नहीं पता है अभी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तौर से लागू हुआ था 1878 में, 1858 में, 1870 में, 1885 में? तो दोस्तों बात की जा रही है भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तौर से लागू कब हुआ? 1858 में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1913 के आज्ञा पत्र में भारत की शिक्षा के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों ये 1913 ना होकर ये 1813 है। ठीक है दोस्तों, 1813 में जो बात की गई वो हमारी कितनी की गई थी? वो हमारी बात की गई थी दोस्तों 1 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है,
बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जोनाथन डंकन ने या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोनाथन डंकन ने। हमारा अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान 1995, 2000, 2001, 2002। तो दोस्तों जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्रारंभ हुआ था 2001 में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ? 2010, 2009, 2008, 2009 में। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई? अनुच्छेद 45, 44, 46, 47। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1981, 1973, 1977 या फिर 1982? तो दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वो दोस्तों 1995 में हुई थी। दोस्तों हमें इसमें जो आंसर दे रखे हैं ये दे रखे हैं हमें गलत, और ये जो पारित हुआ था इसका जो कानून वो दोस्तों हुआ था 1993 में। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है द स्कूलिंग सोसाइटी किसने लिखी है? इवान इलिच ने, एवरेस्ट रेमोर ने, पॉल गुडमैन ने या फिर जॉन हॉल्ट ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इवान इलिच ने। हमारा अगला प्रश्न है सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? तो दोस्तों बात की जा रही है 1902 की। दोस्तों अगर हम बात करें कि 1947 में, तो 1947 में भारत में टोटल 12 विश्वविद्यालय थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका अभी तक कोई करेक्ट आंसर नहीं मिला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 1591 ईसा पूर्व, 1471 ईसा पूर्व, 564 ईसा पूर्व? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने कितने प्रकार के आर्य सत्य की खोज की है? 7, 4, 8, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की खोज की है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय शैक्षिक योजना में उच्च शिक्षा के निजीकरण किए जाने पर बल दिया गया? 1986, 1979, 2005, 1971? तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए, 1986। हमारा अगला प्रश्न है प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने सालों तक चला? 15, 17, 20 या 10? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्षों तक चला था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। हमारा अगला प्रश्न है वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? 95, 101, 100, 99? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 अनुच्छेद थे वुड के घोषणा पत्र में। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा छनाई के सिद्धांत लागू किया गया जन शिक्षा हेतु, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, निम्न वर्ग की शिक्षा हेतु? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। इसमें कहा गया था कि हम ऐसे लोगों को शिक्षा देंगे जो पहले से ही थोड़े एक्टिव हैं शिक्षा के मामले में। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की? बात की जा रही है विलियम बेंटिक की। तो दोस्तों विलियम बेंटिक जो था उसने क्या किया कि 1834 में हमारे आए मैकाले साहब। जब मैकाले साहब आए तो मैकाले ने अपना जो घोषणा पत्र था उसको तैयार किया और एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट को 1835 में फरवरी के माह में विलियम बेंटिक को सौंप दिया। और विलियम बेंटिक को जब वो घोषणा पत्र सौंपा तो उसी रिपोर्ट के आधार पे विलियम बेंटिक ने एक शिक्षा नीति की घोषणा की जो की थी 1835 को मार्च के माह में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1835 में। हमारा अगला प्रश्न है मैकाले का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डक्कन मैकाले, थॉमस बैकरलैंड मैकाले, एडम्स जोनाथन मैकाले या फिर ऑकलैंड मैकाले? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है थॉमस बेविंगटन मैकाले। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के आरंभ में साक्षरता प्रतिशत कितना था? लगभग 5%, लगभग 7%, लगभग 10% या फिर लगभग 9%? तो दोस्तों बात की जा रही है 19वीं शताब्दी से। 19वीं जो शताब्दी है वो दोस्तों 1815 से लेकर 1914 के बीच की है। ठीक है दोस्तों। और 1900 बात की जा रही है 1815 तक। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो साक्षरता का जो दर था वो लगभग में 7% के करीब था। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकार करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकार किसने किया? तो दोस्तों किसने किया था? हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने,
लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने या फिर विलियम बेंटिक ने? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था उसको स्वीकार किया था उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ने। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो दोस्तों हमारे जो उत्तर प्रदेश में बात की जाए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 6। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 6 संख्या है। तो इसमें आंसर हमारा एक नहीं दे रखा है, तो दोस्तों हमारी लेकिन है इसमें 6। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है दोस्तों। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों।